अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा आज हम जो आज आर्टिकल सामने लेकर आए हैं दैट इज द रेजोनेंस इन बेंजीन। रेजोनेंस इन बेंजीन, आपने ये आर्टिकल, आप इससे कुछ ना कुछ फेमिलियर होंगे फर्स्ट ईयर में भी। एक दफ़ा एक रिवीजन हो जाए इस आर्टिकल की। अगर हम इसको डिफाइन करने लगे, इफ सम आस्क यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस, तो आप कह सकते हैं फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड phenomena of existence of a compound in different structure due to possibility of existence of different pairing scheme in a molecule of compound, due to possibility of existence of different pairing scheme of electrons in the molecule of compound. अब इसको हम इस डेफिनेशन को देखें। मैं इसको रेफरेंस बेंजीन के साथ करूंगा क्योंकि हमारा आर्टिकल भी बेंजीन है। तो बेंजीन में आपको डिफरेंट पेयरिंग स्कीम कैसे नजर आती है, बेंजीन में रेजोनेंस होता है और कैसे होता है, देखिए इसका स्ट्रक्चर से हम फेमिलियर है। मैं इसके स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं, आप देखिएगा। ये मैंने दो स्ट्रक्चर, प्लेनर स्ट्रक्चर बना लिए बेंजीन के। अब इसमें हर एक कार्बन जो sp2 है उसके पास एक एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटॉल भी है, एक एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटॉल भी है। ऐसे ये मैंने 2p ऑर्बिटॉल शो कर दिए। इसके पास भी ऐसे ही है, ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटॉल मैंने शो कर दिए। अब इसमें जो पॉसिबिलिटी पेयरिंग स्कीम हमने कहा एग्जिस्ट ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम द सेम कंपाउंड, तो आप देखिए इसमें एक पेयरिंग स्कीम यहाँ पर आ गई, ये साइड वाइज ओवरलैप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। अब इस वाले में ये दोनों कर सकते हैं या ये दोनों कर सकते हैं या ये दोनों, पेयरिंग स्कीम बदल गई, स्ट्रक्चर बदल गया। आप देखें अब स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या आ जाएगा, you will get structure like this, you will get a structure like this। ये पाई बॉन्ड आ गया, ये पाई बॉन्ड आ गया, ये पाई बॉन्ड, इस स्ट्रक्चर से हमारे पास ये आ गया। और दूसरा अगर आप देखें, दूसरा ये आ गया, यहाँ पे देखें ओवरलैपिंग कहाँ हो रही, इधर हो रही है, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, फिर अल्टरनेट पोजीशन पर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखें दोनों स्ट्रक्चर को, ये दोनों स्ट्रक्चर जो है क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है। और इसलिए क्यों बने, बिकॉज ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द सेम मॉलिक्यूल। और इनको बहरहाल कहा जाता है, इन स्ट्रक्चर्स को नाम दिया जाता है केक्यूल फॉर्म्स, दे आर कॉल्ड केक्यूल स्ट्रक्चर, केक्यूल फॉर्म्स ऑफ बेंजीन। क्योंकि एक साइंटिस्ट था, जर्मन केमिस्ट, जिसने फॉर द फर्स्ट टाइम 1865 में इस स्ट्रक्चर को प्रेजेंट किया था और ये स्ट्रक्चर बहुत पॉपुलर हुआ। इसके बारे में बहुत सी बातें भी हैं कि जी कि केक्यूल साहब ने कोई ख्वाब देखा हॉर्सेस को भागते हुए, ये सब चीज़ें थी, लेकिन
इसके बारे में कुछ और बुक्स में लिखा है, खुद केक्यूल ने अपने पेपर में प्रेजेंट किया कि वो उसने क्लोज चेन स्ट्रक्चर का ख्याल एक काफ़ी मक पे बने हुए एक एक साइन से उसने ये अंदाज़ा लगाया कि इस पे ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर बन सकता है। वो कुछ इस तरह का साइन था, जैसे मेरे नॉलेज के मुताबिक वो कुछ इस तरह का साइन था कि लाइक दिस। जैसे कोई एनाकोंडा टाइप का सांप है और वो अपनी टेल को अपने मुंह में ले रहा है, तो क्लोज चेन उसको समझ आई, मक पे बने हुई, उससे फिर क्लोज चेन स्ट्रक्चर प्रोड्यूस किया। फिर कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कुछ हॉर्सेस भागते हुए नजर आए, एक क्लाउडी सा माहौल नजर आया, तो ये पाई बॉन्ड जो है ये अपनी जगह क्लाउडी की तरह बदल रहे हैं, क्लाउड की शक्ल में नजर आए उसको। 1892 में उसने ये चीज रिवील की कि इस तरह उसने स्ट्रक्चर बनाया। ओके, नेक्स्ट बेटा, ये तो दो फॉर्म्स हमने बना ली। इसी तरह यहाँ पे एक और कुछ और भी थी, कुछ और साइंटिस्ट ने भी काम किया इसके ऊपर, खाली केकुल ने नहीं किया। एक साइंटिस्ट ने ये स्ट्रक्चर बना लिए, देखिए उसने इस तरीके से प्रेजेंटेशन दी, ये उसने शो कर दिया कि ये इसकी अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटॉल उसी तरह ही है जैसे पहले बनाए थे, लेकिन उसने उनकी ओवरलैपिंग स्कीम बदल दी, कंबाइनिंग स्कीम बदल दी। यहाँ पे उसने कहा कि ये दो ओवरलैप हो रहे हैं, ये दो ओवरलैप हो रहे हैं और ये ओवरलैप, और यहाँ पे उसने उसी तरीके से ओवरलैपिंग स्कीम बदल दी। ने ये सोचा कि ये ओवरलैप भी हो सकते हैं, ये ओवरलैप भी हो सकते हैं और ये भी ओवरलैप हो सकते हैं। तो एक स्कीम उसने ये बना दी। एक तीसरी स्कीम भी बनाई, पॉसिबिलिटी उसने ये दी कि ये पेयरिंग स्कीम भी हो सकती है और वो देखिए वो ये थी कि ये दोनों ओवरलैप हो जाएं साइड वाइज और ये दोनों ओवरलैप हो जाएं साइड वाइज और ये दोनों हो जाएं। अब इससे जो पॉसिबल स्ट्रक्चर बनते हुए नजर आ रहे हैं वो ये बन जाते हैं। इसके एडजेसेंट ऊपर वाले स्ट्रक्चर से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा, और यहाँ पर इससे जो बनेगा इससे कुछ ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। तो तीनों स्ट्रक्चर आप देखें मुख्तलिफ हैं, डिफरेंट पेरी स्कीम हमें नजर आ रही हैं। इसके अलावा भी स्ट्रक्चर मौजूद हैं, एक और भी मैं आपको बना के देता हूँ। अच्छा, ये तीनों स्ट्रक्चर, पहली बात इनका नाम क्या था? इनको कहा जाता है, इन तीनों को कहा गया डेवर्स फॉर्म। ये डेवर साइंटिस्ट ने प्रेजेंट किए, लेकिन इन स्ट्रक्चर में एक टेक्निकल फॉल्ट आपको नजर आ रहा है, यानी कि एक बिल्कुल एक ग्राउंड पे एक चीज नजर आ रही है कि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड आपको नजर आ रही है, पाई बॉन्ड, इसके दरमियान कोई सिग्मा बॉन्ड मौजूद नहीं है। यहाँ पे भी पाई बॉन्ड नजर आ रहा है सिग्मा बॉन्ड की एब्सेंस में, और यहाँ पे भी, जो कि पॉसिबल नहीं है। बाकी तो दो ठीक है, लेकिन ये जो एक पाई बॉन्ड बन रहा है बिटवीन अपोजिट एटम, ये जरा मुमकिन नहीं लगता। इसलिए डेवर्स फॉर्म इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई, कैक्यूल फॉर्म ज्यादा पॉपुलर है। फिर एक और फॉर्मेट भी है, देखिए। तो एक पॉसिबल स्ट्रक्चर मैंने आपसे कहा था ये भी बन सकता है, देखिए दिस वन। बहुत पुरानी किताबों में मिल जाता है ये, और हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, हर एक के पास एक एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मौजूद है। ओवरलैपिंग देखें उन्होंने इस तरह की है कि क्रॉस ओवरलैपिंग कर ली है।
ये और ये, और इसे पॉसिबल स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं वो कुछ इस तरह का बना रहे हैं। ये पॉसिबल स्ट्रक्चर बन रहा है। इसको क्लॉजेज स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसके अलावा भी आर्मस्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर भी है, और आर्मस्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर भी है, और इसके अलावा और भी कुछ स्ट्रक्चर मौजूद हैं। बहरहाल हम यही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। ये क्लॉजेज स्ट्रक्चर कहलाता है, ये क्लॉजेज फॉर्म कहलाती है, लेकिन बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि पाई बॉन्ड का बनना इस तरह तो मुमकिन ही नहीं हो सकता। अब अगर हम इनको इस तरह लिख लें, कलेक्टिवली मैं इनको लिख लेता हूं। एक फॉर्म ये हो गई, फिर इसी तरह तो ज्यादा डोमिनेंट स्ट्रक्चर जो रेजोनेटिंग फॉर्म में हमें मिलते हैं वो डेवर्स और कैक्यूल है। इनके दरमियान हम एक डबल एडेड एरो जरूर लगाएंगे, क्योंकि जो रेजोनेटिंग फॉर्म्स होती हैं उनको आपस में ऐसे सेपरेट किया जाता है। सॉरी, मैं यहाँ पे ऐसे लगाना चाहिए था। ओके, ये बेटा कैक्यूल की रेजोनेटिंग फॉर्म है, ये कैक्यूल फॉर्म है, और ये तीन जो हैं ये डेवर्स फॉर्म है। तो ये तीन पॉसिबल फॉर्म हमें नजर आ रही हैं, पांच पॉसिबल फॉर्म, और इनको हम नाम देते हैं रेजोनेटिंग फॉर्म्स, और कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ बेंजीन। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि ये जो कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, ये रेजोनेटिंग फॉर्म, ये इंडिपेंडेंटली नहीं मिलती। ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसी पेयरिंग स्कीम बेंजीन में पाई जा सकती हैं। आपने देखा, हमने डेफिनेशन में चीज लिखी है। तो ये भी साथ नोट कर लें कि मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, याद रखें कि मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर resonating structure higher the stability of compound। तो बेंजीन एक हाईली स्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कई बहुत सारे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बेंजीन को आखिर लिखें किस तरीके से। तो इन तमाम स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया गया, ये स्ट्रक्चर, इसको कहा जाता है, इसको वैसे कहा जाता है रॉबिन्सन स्ट्रक्चर, क्योंकि रॉबिन्सन ने ये प्रेजेंट किया। रॉबिन्सन स्ट्रक्चर, या इसको हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। रेजोनेंस हाइब्रिड, हाइब्रिड मिक्सचर है, इन तमाम की प्रॉपर्टीज में मौजूद है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ऑफ बेंजीन। इस स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो दोनों केक्यूल की भी कुछ परसेंटेज मौजूद है, और जो है दूसरा जो है डेवर्स की भी परसेंटेज मौजूद है।
The resonance hybrid structure, it has about weighted average. The weighted average ऑफ केक्यूल जो है वो इसमें कितनी है, 78%. एंड द weighted average of Devers forms बेटा वो है 22%. तो अगर आप देखें 78 को आप 2 से डिवाइड कर लें तो 78/2 कितना बन जाता है, तकरीबन 39% ईच. यानी कि हर एक कैक्यूल के हर स्ट्रक्चर 1 और 2 दोनों का कितना शेयर इसमें जा रहा है रेजोनेंस हाइब्रिड में, 39%. और इसी तरह जो हम बात करते हैं ये डेवर्स की, तो डेवर्स के तो 3 स्ट्रक्चर हैं 22/3, तो हर स्ट्रक्चर का कितना परसेंटेज इसमें मौजूद है, अबाउट 7.3 के करीब, 7.34 और 7.3 के करीब हर स्ट्रक्चर जो है वो अपना शेयर इस स्ट्रक्चर में रॉबिन्सन स्ट्रक्चर में या रेजोनेंस हाइब्रिड में ऐड कर रहे हैं. तो ज्यादा कैक्यूल का इसलिए कि कैक्यूल की जो बात है, कैक्यूल एक रिलेटिवली मोर एक्सिस्टेबल स्ट्रक्चर. डेवर्स में तो आपको पता है ना, एक पाई बॉन्ड एक्चुअली असूलन नहीं बनना चाहिए, इसलिए वो उसकी वीकनेस है. अदरवाइज बाकी ठीक है, लेकिन कैक्यूल में सारे पाई बॉन्ड इस तरीके से बन सकते हैं, एक्सेप्टेबल है. मालिक जो थ्योरीज हैं बॉन्डिंग की वो से एक्सेप्ट करती हैं. तो इसलिए ज्यादा परसेंटेज हम बेंजीन को कैक्यूल फॉर्म में देते हैं, इसलिए ज्यादातर बेंजीन को कैक्यूल फॉर्म में भी लिखा जाता है. फिर एक सवाल कल था कि द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ in benzene is 139 picometer, even though it has carbon single bond carbon and carbon double bond carbon in its structure. ये सब इसमें दोनों मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है ये कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इसमें सेम आ रही है. उसकी वजह यही है कि कैक्यूल में ये जो बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड हम बना लेते हैं, लेट से ये रेजोनेट हो रहे हैं, ये अपनी पेयरिंग स्कीम बदल रहे हैं. तो हम तकरीबन ये होता है कि जैसे ये बॉन्ड अभी डबल है, दूसरे लम्हे क्या बन गया, सिंगल बन गया. ये सिंगल है, दूसरे लम्हे क्या हो गया, डबल बन गया. तो हम कहते हैं कि इन दोनों की एवरेज ले ली जाती है. ये तकरीबन 139 जो है, 139 पिकोमीटर, इट इज अबाउट एवरेज ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड लेंथ. ये इनकी तकरीबन एवरेज है. तो ये बात भी साबित करती है कि इसमें रेजोनेंस मौजूद है, और ये जो है बाद में एक्सरे एनालिसिस से भी ये बॉन्ड लेंथ जस्टिफाई हो चुकी है. तो बेटा ये सब कुछ था रेजोनेंस के हवाले से. इसके बाद जो है रेजोनेंस एनर्जी कैसे मालूम की जाती है. रेजोनेंस एनर्जी देखिए, बहुत ज्यादा. रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है बेटा, रेजोनेंस एनर्जी उन कंपाउंड की होती है जिनमें रेजोनेंस मौजूद होता है. बेंजीन में रेजोनेंस मौजूद है, उसकी रेजोनेंस एनर्जी हम कैसे मालूम करेंगे. रेजोनेंस एनर्जी हम मालूम करेंगे बाय रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज डिटरमिन्ड बाय कंपेयरिंग heat of hydrogenation of benzene and a hypothetical compound 135 cyclohexatriene जो एग्जिस्ट नहीं करता, हम कहते हैं ये इक्विवेलेंट टू बेंजीन है. अब इसको समझते जाते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है, इसको समझते जाते हैं साथ साथ, और इसको कंक्लूड करते हैं आज कि हम कहते हैं कि दी
heat of hydrogenation of ethene is 120 kilojoule per mole। यानी ये इथीन है, इसमें आपने हाइड्रोजन ऐड किया, इससे क्या बन गया, इथेन बन गया, इससे इथेन बन गया, और साथ 120 किलोजूल पर मोल हीट इवॉल्व। अब ये जो हीट इवॉल्व हो रही है ये एक पाई बॉन्ड की हीट है, यानी पर पाई बॉन्ड जो हाइड्रोजनेशन होती है वो कितनी होगी, वो जनाब इतनी होगी। और साथ ये भी याद रखिए कि कैटलिस्ट यहाँ पर मौजूद है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन किया जाता है। कैटलिस्ट कभी भी किसी रिएक्शन की एंथैल्पी को या हीट को इफेक्ट नहीं करते, हीट ऑफ फॉर्मेशन को या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को या एंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन कोई भी हो उसे इफेक्ट नहीं करते, वो सिर्फ रिएक्शन के रेट पर इफेक्ट करते हैं। तो यहां पर हम निकल भी यूज कर सकते, जैसे बुक में दिया हुआ, बुक में उन्होंने प्लाटिनम लिखा, प्लाटिनम के साथ रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, अब हम सपोज कर लेते हैं, अब इस तरीके से हम आगे जाते हैं कि ये हमारे पास लेट से कंपाउंड है, क्लोज चेन कंपाउंड है, और उसके पास एक पाई बॉन्ड है, इट इज साइक्लोहेक्सीन। हम इसे हाइड्रोजनेट करते हैं, इसे हम हाइड्रोजनेट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम ही कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, सैचुरेट हो जाएगा, ये साइक्लोहेक्सेन मिल जाएगा। और हीट कितनी इवॉल्व होगी, वही 120 किलो जूल, क्योंकि एक पाई बॉन्ड की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू 120 है। फिर इसके बाद हम एक और कंपाउंड ले आते हैं, चेक करते जाते हैं। इसमें दो पाई बॉन्ड हैं और इसका नाम है 1,3, देखें एक 1 पे पाई बॉन्ड है और एक 3 पर, एक 1 पर है और एक 3 पर, तो नाम बन जाएगा 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन, साइक्लोहेक्साडाइन। अब इसको जब हम हाइड्रोजनेट करेंगे तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि 2 मोल्स ऑफ पाई बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करना है, और इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। लेकिन अब जो एनर्जी रिलीज होगी वो होनी चाहिए थी डबल ऑफ 120, लेकिन इसे थोड़ी सी कम होगी, 231 या 232 किलो जूल पर मोल हीट इवॉल्व हो रही है। यकीनन आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा कि ये 240 क्यों नहीं है, डबल क्यों नहीं है, ये थोड़ी कम क्यों नहीं है, क्यों है? बेटा इसका जवाब तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, वो ये कि इसमें अगर आप देखें यहां पर इस बेंजीन में सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यानी इसमें क्या मिल रहा है आपको, कंजुगेशन मिल रही है। कंजुगेशन आप पढ़ चुके हैं अल्कीन में, जब कंजुगेशन होती है तो स्टेबिलिटी होती है, और जब स्टेबिलिटी होती है तो लेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, लेस एक्सो रिएक्शन, राइट। बिकॉज ऑफ दिस इसका रिएक्शन 240 नहीं है, 232 हीट इवॉल्व करता है, क्योंकि इसमें कंजुगेशन मौजूद है, जबकि इसमें किसी किस्म की कोई कंजुगेशन नहीं थी। फिर इसके बाद हम हाइपोथेटिकल कंपाउंड ले आते हैं, हम ये एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड ले आते हैं, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6। आप देख सकते हैं कि जो पाई बॉन्ड है वो कहाँ कहाँ मौजूद है, 1 पर है, 3 पर है और 5 पर है। तो इस कंपाउंड का नाम बन जाता है 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राइन, हेक्साट्राइन। ये बेंजीन हरगिज नहीं है, बेंजीन में लोकलाइजेशन नहीं होती, इसमें बॉन्ड लोकलाइज हुए में, इसमें बॉन्ड की पोजीशन बताई जा रही है 1,3,5, तो इसलिए हम कहते हैं ये हाइपोथेटिकल है, मैंने यहाँ पे लिख दिया हाइपोथेटिकल, हमने बना लिया।
ऐसा कंपाउंड, इस नाम का कंपाउंड कोई भी नहीं मौजूद है, क्योंकि इसमें बॉन्ड पोजीशन लोकलाइज है, बिल्कुल बेंजीन की तरह। कभी भी हम बेंजीन को ये नहीं लिखते, क्योंकि बेंजीन में रेजोनेंस होता है, उसमें बॉन्ड पोजीशन डीलोकलाइज है। लेकिन हम सपोज करते हैं, फर्ज किया बेंजीन में रेजोनेंस नहीं है, और अगर नहीं होगा तो फिर उसका नाम क्या होगा, 135 साइक्लोहेक्सा ट्राइन होगा। तो हमने ये नाम इसका बना लिया। इससे हमारे पास वही प्लाटिनम कैटलिस्ट हमने रख लिया, हमारे पास प्रोडक्ट आ जाती है, गेट प्रोडक्ट साइक्लोहेक्सेन। और इससे हमारे पास जो हीट इवॉल्व होती है इसमें 360 किलो जूल पर मोल। आपका सवाल अब दोबारा ये हुआ कि ये तो 120 मल्टीप्लाइड बाई 3 है, 3 टाइम आपने कर दिया, 3 पाई बॉन्ड खत्म किया और डायरेक्ट 3 लिख दिया, इसमें तो कंजुगेशन नहीं मौजूद है। तो जवाब बेटा ये होगा कि ये हाइपोथेटिकल है, ये हाइपोथेटिकल है, ये कंपाउंड है ही नहीं हमारे पास। हमने तो हाइपोथेटिकल वैल्यू इसकी लिख दी कि इसमें 3 पाई बॉन्ड होंगे, तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 3 टाइम ऑफ 1 पाई बॉन्ड होगी। तो ये हाइपोथेटिकली वैल्यू लिख दी, ये वैल्यू भी हाइपोथेटिकल है। लेकिन रियली जब हम बेंजीन को लेकर आते हैं मैदान में, जब बेंजीन आता है, बेंजीन जब रिएक्शन करता है, यानी ऐसे, अब बेंजीन को मैं ऐसे लिखूंगा, ये बेंजीन है, और इसको आप देख रहे हैं ये रेजोनेंस हाइब्रिड की फॉर्म में लिखा है। ये बताया जा रहा है कि बेंजीन को इस तरह होना चाहिए, बेंजीन की बॉन्ड पोजीशन किसी को मालूम नहीं है। तो अब इसको जब हम हाइड्रोजनेट करेंगे तो इसके लिए भी 3 मोल ही चाहिए होंगे। ये तो हमें पता है कि उसमें 3 पाई बॉन्ड मौजूद हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो अपनी पोजीशन कब चेंज करें। तो जब हाइड्रोजनेशन बेंजीन की जाती है तो एक साइक्लोहेक्सेन ही बनता है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लैटिनम साइक्लोहेक्सेन ही बनता है। लेकिन जो हीट इवॉल्व होती है वो 360 की बजाय 208 किलो जूल पर मोल होती है, यानी कि कम होती है। कम हीट इवॉल्व होने का मतलब ही यही है कि ये कंपाउंड जो बेंजीन है वो अपने इक्विवेलेंट कंपाउंड 135 साइक्लोहेक्साट्राइन से स्टेबल है। यानी आप ये कह सकते हैं कि relatively low heat of hydrogenation of benzene is due to has relatively low heat of hydrogenation of benzene, then its equivalent hypothetical compound compound 135 cyclohexatriene क्यों है बेटा कम? ड्यू टू presence of resonance, presence of resonance, different bonding scheme, different bonding schemes मौजूद हैं। तो इस वजह से बेंजीन स्टेबल हो जाता है, किसके मुकाबले में? बेंजीन स्टेबल हो जाता है 135 साइक्लोहेक्साट्राइन के। जबकि हम कहेंगे whereas in 135 cyclohexatriene there is localization of pi bond, localization of pi bond, and no resonance exists, and no resonance exists.
तो बेटा ये तो रेजोनेंस की बात होगी कि बेंजीन में रेजोनेंस कैसे आ रहा है, ठीक है जी। तो ये रेजोनेंस जो है एक डायग्राम मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इससे आप देखें आपको और क्लियर हो जाती हैं कुछ चीजें। देख लें आप, पहले यहाँ पे मैंने यहाँ पे शो कर दिया कि जी पहले बेंजीन साइक्लोहेक्सीन है, हाइड्रोजनेट होती है और क्या बनाती है, साइक्लोहेक्सेन बना देती है। और कितनी हीट इसको रिलीज होती है, 120 किलो जॉल, या ये कैलोरी फॉर्म में भी लिखी हुई है। फिर इसी तरह हम साइक्लोहेक्साडाइन है, ये 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन, ये भी हाइड्रोजनेट होती है और ये 231 या 232, हमने बुक में 232 लिखा है लेकिन इस डायग्राम में 231 है, आपको इतना बड़ा फर्क नहीं है। और ये क्या बना देती है, साइक्लोहेक्सेन बना देती है, हाइड्रोजनेशन। और ये स्ट्रक्चर दिया है एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफॉर्म करके बताया, बेंजीन से मुख्तलिफ इसलिए बताया कि कहीं आप इसको बेंजीन ना समझने बैठ जाए। सो ये एक्चुअली हाइपोथेटिकल कंपाउंड है और ये जब हाइड्रोजनेट होता है तो हाइपोथेटिकली इसकी 3 टाइम ऑफ पाई बॉन्ड हाइड्रोजनेशन एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि 360 के करीब होती है, राइट। ये इसके बारे में हमें, और ये बेंजीन है, मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, ये बेंजीन है, सॉरी बेटा ये बेंजीन है, सही नहीं बना, ये बेंजीन है, रेजोनेंस हाइब्रिड, इसमें रेजोनेंस है। और जब ये हाइड्रोजनेट होता है तो ये कितनी एनर्जी हाइड्रोजनेशन की रिलीज करता है, 208, कम एनर्जी रिलीज करता है और साइक्लोहेक्सेन बनाता है। तो हम कहते हैं कि ये जनाब स्टेबल है, कम एनर्जी रिलीज कर रहा है। और फिर ये देखिए इन दोनों के दरमियान जो फर्क है, द वन इज हाइपोथेटिकल कंपाउंड 135 साइक्लोहेक्साट्राइन हेक्साट्राइन, और ये कंपाउंड है, और बेटा ये बेंजीन, इनके दरमियान जो रेजोनेंस एनर्जी डिफरेंस आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 152 या 150 के करीब। और इस एनर्जी को हम नाम क्या देते हैं, इस डिफरेंस को हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी, जो कि काफी ज्यादा अमाउंट है। इसका मतलब है बेंजीन हाईली स्टेबल कंपाउंड है। तो हम एक बात यहाँ पे कंक्लूड करते हैं कि जो रेजोनेंस एनर्जी होती है, तो रेजोनेंस एनर्जी इज व्हाट, resonance energy is the difference, it is a difference between the हम कह सकते हैं heat of hydrogenation of 135 cyclohexatriene minus heat of hydrogenation of benzene। और ये हमारे पास कितनी आ रही थी, अभी हमने मालूम की थी, इट इज 360 माइनस 208, तकरीबन ये आ जाती है 152 किलो जॉल पर मोल। तो रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की हमारी ये, और ये शो करती है कि हायर रेजोनेंस एनर्जी of benzene shows its higher stability। और फिर ये सवाल के बेंजीन हैज हायर resonance energy due to more number of resonating structure। ये बेंजीन की रीजन हो जाएगी। तो बेटा आज हमारा काम यहीं तक होगा, हमने ये कंप्लीट कर लिया रेजोनेंस का आर्टिकल, और
नेक्स्ट हम इसके रिएक्शन करेंगे और कोशिश करेंगे चैप्टर को एक दो आर्टिकल दो लेक्चर में ख़त्म करें। बहुत शुक्रिया आपका आने का क्लास में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।